नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ को पढ़ने वाले हैं और इसको हम लोग अच्छे से चीज़ों को कवर करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ तत्वों को बता चुका हूँ, यानी कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने डिस्कशन किया। आज उसके बाद से जो भी प्रश्न बच गए हैं उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को हम लोग मिलाते हैं। तो देखिए, शब्द है कि भरत मुनि द्वारा रचित रंगमंच प्रस्तुतियों से संबंधित एक विस्तृत ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है उसको हम लोगों को जानना है। तो देखिए, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा था जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित है और इसे उत्तर भारतीय शास्त्र संगीत का बाइबल भी कहा जाता है, नाट्य शास्त्र को। तो भरत मुनि के द्वारा ये संबंधित। तो 1 का 2 नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे 1 का 2 नंबर कौन सा है। तो देखिए 1 का 2 नंबर, तो कहीं पे 1 का 2 नंबर 1 3 4, तो यहीं पर हमारा ऑप्शन देकर के आंसर सही हो जाएगा। परंतु हमें तो सारे चीजों का डिस्कशन करना है। उसके बाद देखो, यह कालिदास द्वारा रचित नाटकों में एक नाटक है। कौन सा? तो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक एक नाटक को रचा था, ठीक है। तो बी का ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, तो बी का 3 नंबर, ठीक है। इसका संबंध मुख्यतः काव्य शास्त्र से। तो काव्य शास्त्र से संबंधित कौन है? तो काव्य शास्त्र संबंधित है काव्य दर्शन, ठीक है। तो सी का हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद देखिए, यह भारतीय खगोल विधा की एक प्रभावशाली पुस्तक है। तो कौन सा है? तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ठीक है। तो डी का 4 नंबर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद है देखिए कि यदि पाणिनि ने सदा सर्वदा के लिए संस्कृत की प्रकृति का विनिश्चयन किया है, तो मनु ने सदा सर्वदा के लिए हिंदू आचरण का विनिश्चयन किया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका वी राघवन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 वी राघवन, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी प्राचीन भारत के विद्वान एवं उसके रचनाओं से सुमेलित नहीं है। यहां सुमेलित कौन सा है, मतलब इसका सही चयन, मतलब सही जोड़ा मैच नहीं कर रहा, उसको हम लोग को पहचानना है। तो देखिए, विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, ठीक है, ठीक है। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। और विशाख दत्त द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्त, ठीक है, देवी चंद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद है भवभूति, ठीक है, भवभूति मालती माधव, यह भी सही है। कल्याण ने राज तरंगिणी लिखा था। आपको पता है कि भारत का प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है। कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। और कल्याण ने राज तरंगिणी राजा जयसिंह के शासनकाल में लिखा था। तो कल्याण, कालिदास, देखिए कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, रघुवंशम, ये सब है कालिदास की पुस्तक। लेकिन देवी चंद्रगुप्त जो है ये विशाख दत्त की पुस्तक है, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अब जो है क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है। अब विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मुद्रा राक्षस हम लोगों ने बार बार पढ़ते आया है शुरू से, लेकिन अब नहीं, अब ऑप्शन में मुद्रा राक्षस को हटा करके अब देवी चंद्रगुप्तम ही अधिकतर रहता है, ठीक है। जिससे बच्चे क्या है, चीजों को अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ना है। तो विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। ये गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल की रचना है देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त की रचना है। और ये जो है रामगुप्त की
गुप्त शासक रामगुप्त की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन देवकी चंद्रगुप्तम में किया गया है विशाखदत्त के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहां डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद है यहां पे, उसके बाद है मानसार ग्रंथ। मानसार ग्रंथ निम्नलिखित में किस विषय की चर्चा करता है? तो स्थापत्य है। ठीक है, स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य से संबंधित है मानसार ग्रंथ। ठीक है, उसका निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने शूल व सूत्र की रचना की थी जिसमें गणित के मूल संकल्पना का चर्चा की गई है? तो देखिए बोधायन, ठीक है, बोधायन के द्वारा शूल सूत्र की रचना की गई थी। ठीक है, और शूल सूत्र में भारतीय गणित शास्त्र में ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ भी माना जाता है शूल सूत्र को, जो कि बोधायन के द्वारा रचित है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए विशाख दत्त ने क्या लिखा था? तो विशाख दत्त की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक का नाम है आपका मुद्रा अक्षस, दूसरा मैंने अभी अभी आपको बताया देवकी चंद्रगुप्तम, गुप्त काल की पुस्तक है, और राजा रामगुप्त के ऐतिहासिक जीवन का उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो विशाख दत्त आ गया ना, देवकी चंद्रगुप्त, यहाँ पे भी, यहाँ पे मुद्रा राक्षस लिखा हुआ है नहीं ना, देवकी चंद्र गुप्त लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा। दो पुस्तक का नाम जरूर से याद रखिएगा, एक है आपका मुद्रा राक्षस, दूसरा देवकी चंद्रगुप्तम। तो हो गया विशाख दत्त का देवकी चंद्रगुप्तम। आर्यभट्ट लघु जातक, लघु जातक जो है आर्यभट्ट की पुस्तक नहीं है बल्कि वराह मिहिर की पुस्तक है। तो यहाँ कौन सा पूछा क्या है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यही वाला 2 नंबर आर्यभट्ट का लघु जातक, लघु जातक और आपका वराह मिहिर की रचना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद पाल काव्य है आपका। पाल काव्य क्या है? इसका हो जाएगा हस्ता आयुर्वेद। ठीक है, उसका बाद देखिए वराह मिहिर का क्या हो जाएगा? पंच सिद्धांतिका। ठीक है, देखिए यही वाला आर्यभट्ट का लघु जातक जो है, ये आर्यभट्ट की पुस्तक नहीं है बल्कि ये वराह मिहिर की पुस्तक है। ठीक है, लघु जातक जो है वराह मिहिर की पुस्तक है, तो आर्यभट्ट वाला गलत हो जाएगा, यही मैच नहीं खाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से सही में मिलाना है आपको। देखिए पंच सिद्धांतिका, अभी मैंने आपको बताया पंच सिद्धांतिका हो गया, लघु जातक हो गया, ठीक है, योग यात्रा हो गया, ये जितने भी पुस्तक है, पंच सिद्धांतिका हो गया, लघु जातक हो गया, योग यात्रा हो गया, वृद्ध जातक हो गया, ये सब वराह मिहिर की पुस्तक है। तो वराह मिहिर, ठीक है, उसके बाद काव्य मीमांसा राजशेखर, उसके बाद वसुधिमग्य बुद्ध घोष, उसके बाद कलाम्बरी वान भट्ट। ठीक है, तो ये सब मैच कर रहा है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो चारों मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका दिया हुआ देख लीजिए, पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर काव्य मीमांसा राजशेखर विशुद्धिमग्य बुद्धचरित कदम्बरी वान भट्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित उसके बाद लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा? तो 1837 ईस्वी में जो जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद देखिए विक्रम संवत के प्रारंभ एवं शक संवत से प्रारंभ
लगभग कितना अंतर है? तो कहने का मतलब है कि विक्रम संवत और शक संवत दोनों में लगभग कितना अंतर है? तो विक्रम संवत के प्रारंभ एवं शक संवत के प्रारंभ में लगभग कितना अंतर है? तो 135 वर्ष का जो है अंतर पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए गुप्त संवत है और ये शक संवत। गुप्त संवत और शक संवत में जो अंतर पाया जाता है वो 241 वर्षों का अंतर पाया जाता है। ये सारे अल्बेरोनी के अनुसार ऐसा माना गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे इसका डिटेल दिया हुआ है, देख लीजिएगा शक संवत वाला। उसके बाद देखिए रोहतक और सुने सुने किसके टकसाल केंद्र थे? टकसाल का मतलब होता है जहां पर सिक्का बनता है उसको टकसाल बोले जाते हैं। तो होगा, तो इसका आंसर होगा योधे का। ठीक है। ठीक है। मालव है, पंचाल है, योधे है। ठीक है। तो योधे के द्वारा जो है रोहतक और सुनेत के जो टकसाल केंद्र थे वो इसी के अंतर्गत थे, योधे के। ठीक है। योधे के। तो चौथा नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, योधे। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है कि सूची एक में एक की मंदों का सूची दो के मंदों से मिलान कीजिए और निश्चित रूप में सही उत्तर चुनिए। तो जैन लेखक है धनपाल। ठीक है। तो धनपाल का क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है कुबलय माला। ठीक है। तो धनपाल ने क्या लिखा था? तो धनमा तिलक मंजरी लिखा था। ठीक है। धनपाल ने क्या लिखा था? तो ऑप्शन नंबर 3 तिलक मंजरी लिखा था। उसके बाद हरिभद्र ने क्या लिखा था? तो ऑप्शन नंबर 2 समराइज कहा लिखा था हरिभद्र ने। उसका सोमदेव ने क्या लिखा था? तो सोमदेव में यस्तिक चंपू लिखा था। यस्तिक चंपू चौथा नंबर। उसके बाद अघोतन सूरी ने क्या लिखा था? तो कुबलय माला लिखा था। कुबलय माला जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। कुबलय माला। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 हमारा सही होगा, ऑप्शन 3। ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है, यहां पे दिया हुआ है डिटेल में देख लीजिए। धनपाल, तिलक मंजरी, हरिभद्र, समराइज कहा, सोमदेव, यस्तिक, तिलक यस्तिक, क्या लिखा हुआ है? धनपाल है, तिलक मंजूरी, हरिभद्र, समराइज का, सोमदेव, यस्तिलक चंपू। उसके बाद अधोक सूरी जो है आपका कुबलय माला। ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित लेखकों को काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं नेट सेट वगैरह में। तो देखिएगा, तो सबसे पहले आता है हमारा शूद्रक, मृक्ष कटिकम के लेखक है शूद्रक। उसके बाद आते हैं हमारे भवभूति। उसके बाद आते हैं राजशेखर। उसके बाद आते हैं श्रीहर्ष। तो ऑप्शन नंबर में देखिए 1 2 3 4। ऑप्शन 1 में 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए डिटेल दिया हुआ है। सबसे पहले शूद्रक, भवभूति, राजशेखर, श्रीहर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए चारों में देखिए सबसे पहले जो है हमारा प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वेद। तो वेद में सबसे पहले आ गया प्राचीनतम में ऋग्वेद। ठीक है। अब देखिए वेदों के बाद जो है त्रिपिटक, यानी 6ठी शताब्दी में बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक लिखा गया। त्रिपिटक के बाद देखिए मौर्य काल आता है। ठीक है। गुप्त मौर्य काल। ठीक है। मौर्य काल और जो महात्मा बुद्ध या जैन का जो समय काल है वो एक ही माना जाता है। तो इसके बाद आएगा अर्थशास्त्र के लेखक होगा। उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण होगा, यानी कि इंडिका लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ब आएगा, ऑप्शन में ब कहा है, ब। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में भी ब है। देखिए उसके बाद आएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक माने द, तो द। उसके बाद आएगा स, तो स। उसके बाद अ। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा
सही हो जाएगा। और यहाँ डिटेल में भी देख लीजिए आप लोग। सबसे प्राचीनतम है ऋग्वेद, उसके बाद आता है बौद्ध धर्म यानी त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, ठीक है, यानी कि त्रिपिटक आ गया। उसके बाद आता है मौर्य काल, ठीक है, अर्थशास्त्र। वैसे बौद्ध काल और जैन काल के समकालीनी है मौर्य काल, ठीक है। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र, उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण, इंडिका नामक पुस्तक, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में उनके लेखकों से मिलाप कीजिए। वान भट्ट ने क्या लिखा था बताइए। वान भट्ट ने क्या लिखा था, तो हर्षचरित लिखा था। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, या रघुवंशम नामक पुस्तक लिखा था। कलहण ने रास तरंगिणी लिखा था। कलहण ने क्या लिखा था, रास तरंगिणी। कृष्णदेव राय ने क्या लिखा था, तो अमुक्त माल्यदा नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, लिखे थे उन्होंने। तो देखिए, वान भट्ट, हर्षचरित, कालिदास, रघुवंशम, कलहन, रास्तरंगनी, कृष्णदेव राय, अमुक्त माल्यदा, ठीक है, अमुक्त माल्यदा नामक पुस्तक उन्होंने लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित उल्लेखित साहित्य साहित्य रचना का सही कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन सा जो है लिखा गया था, तो सबसे पहले जो है अष्टध्यायी, जो पाणिनि की पुस्तक है, अष्टध्यायी, संस्कृत का व्याकरण भी कहते हैं हम लोग। अष्टध्यायी सबसे पहले लिखा गया। उसके बाद लिखा गया बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। उसके बाद कथा सरित सागर, कथा सरिता सागर। उसके बाद आता है मेघदूत, ठीक है, उसके बाद आता है मेघदूत। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा अ, उसके बाद ब, उसके बाद आता है द, ठीक है, उसके बाद आता है स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले अष्टध्यायी, बुद्ध चरित्र, उसके बाद मेघदूत, उसके बाद कथा सरित सागर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, अष्टध्यायी लिखा जाता है। उसके बाद बुद्ध चरित लिखा जाता है। उसके बाद मेघदूत लिखा जाता है। उसके बाद कथा सरित सागर लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अ ब द स, अ ब द स, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का सही कालक्रम क्या है। क्रोनोलॉजी के पुस्तक जो क्वेश्चन है वो काफी पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन आया था, मेगास्थनीज आया था, ठीक है, सबसे पहले मेगास्थनीज आते हैं। उसके बाद फाइयान आते हैं। उसके बाद हेनसंग आते हैं। उसके बाद अल्बरूनी आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेगास्थनीज यानी 2 नंबर। तो ऑप्शन में 2 खोजेंगे हम लोग, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद 1 नंबर, तो 1 इसमें है, 1 इसमें, तो ऑप्शन नंबर हमारा देख के मार देंगे ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले मेगास्थनीज, उसके बाद फाइयान, उसके बाद हैंसंग, उसके बाद अल्बरोनी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आता है प्राकृत प्रकाश का लेखक कौन सा है। तो प्राकृत प्रकाश का लेखक है वारुचि, ठीक है। और ये प्राचीनतम, अगर प्राकृत भाषा की बात करें तो प्राकृत प्राकृत भाषा का सबसे प्राचीनतम व्याकरण भी प्राकृत प्रकाश है, ठीक है। प्राकृत प्रकाश जो है प्राकृत भाषा का प्राचीनतम व्याकरण की पुस्तक है, यानी कि व्याकरण की ग्रंथ है। और ये वारुचि के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन 3 हमारा वारुचि होगा, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जैन विद्वान हरिभद्र सूरी के द्वारा किया गया है। तो सम्रादित्य कथा, ठीक है, सम्रादित्य कथा है जो हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। इसी को हम लोग सम्राट समराइज कहा के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए चीनी यात्री सुंग यून सुंग यून ने गांधार की यात्रा लगभग कितने समय में की? तो ये लगभग 515 ईस्वी से लेकर के 522 के मध्य की। तो 522 से लेकर के 515 से ईस्वी से लेकर के 522 ईस्वी की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए जो देखिए हमारा वैसे देखा जाए तो यूरोपीय भाषा जो है श्रीमद् भगवत गीता का ही सबसे पहले अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो इसके जो 1784 के आसपास जो है संस्कृत में जो है संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो इसके जो भी इसके अनुवाद करता है उनका नाम आपका है विलिंकिंसन। ठीक है, विलिंकिंसन ने 1784 ईस्वी में अंग्रेजी से माफ कीजिएगा संस्कृत से अंग्रेजी में जो है इसका अनुवाद किया था। ठीक है, उसी प्रकार से एक नाटक है कालिदास जी का अभिज्ञान शकुंतलम, इनका भी जो अनुवाद होता है 1789 ईस्वी में सर विलियम जोन्स के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम का जो है अनुवाद किया जाता है। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता को पहली बार जो है अनुवाद किया गया था 1784 में और करने वाले हैं विलिंकिंसन ने। 1784 में विलिंकिंसन ने संस्कृत से अंग्रेजी में जो है इसका श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया था। और श्रीमद् भगवत गीता क्या है आपको पता है ना कि महाभारत में 18 पर्व है। 18 पर्व में जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, उसी का ही एक भाग है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, तो इसके अनुवाद यूरोपीय भाषा में यानी कि संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता का। ठीक है, विलिंकिंसन ने 1784 में संस्कृत से अंग्रेजी में इनका अनुवाद किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले भारत आया था? तो भारत सबसे पहले कौन आया था? तो भारत आने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे वो थे मेगास्थनीज। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद देखिए फाइयान आते हैं। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। उसके बाद जो है हैंसंग भारत आता है हर्षवर्धन के काल में। उसके बाद इसिंग आता है मोहम्मद गजनवी के काल में। उसके बाद मार्को पोलो आते हैं पांड्य मारवर्मन यानी कि पांड्य राजा मारवर्मन कुलशेखर के समय में। तो हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा सा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है पहली बार भारत आया था वो है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी। अब इसका डिटेल थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मेगास्थनीज जो है वो 304 ईस्वी पूर्व से लेकर के 299 ईस्वी पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। उसके बाद देखिए फाइयान जो है 399 ईस्वी में आया था। इसका कालक्रम जो है मेगास्थनीज का कालक्रम 304 से लेकर के 299 ईस्वी पूर्व तक जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। उसके बाद फाइयान आता है आपका 399 से लेकर के 414 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो समझने का प्रयास करें। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय इसमें अंतर है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय, जब भी यहां लिखा रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य तो समझिएगा ये मौर्य वंश से संबंधित है। और जब भी यहां लिखा रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त षष्टम या रैंकिंग लिखा रहेगा द्वितीय तृतीय चतुर्थ नवम अष्टम या कुछ भी लिखा रहेगा चंद्रगुप्त के साथ में द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठम अष्टम सप्तम। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी यहां लिखा रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य तो होगी आपका मौर्य काल से समय। लेकिन यहां जब भी लिखा रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय तृतीय चतुर्थ
पंचम, षष्टम, सप्तम। तो याद रखिए ये गुप्त काल का बात है। ये राजा कौन है? गुप्त काल का। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, अष्टम कुछ भी लिखा रहेगा तो ये गुप्त काल का राजा होगा। और यहाँ मौर्य लिखा रहेगा तो मौर्य काल का राजा, और चंद्रगुप्त द्वितीय रहेगा तो गुप्त काल का राजा। याद रखिएगा, ठीक है, इन दोनों में यही अंतर है। मौर्य लिखा रहे तो मौर्य काल का, द्वितीय लिखा रहे, तृतीय लिखा रहे तो गुप्त काल का। ठीक है, समझ में आया? वैनसॉन्ग 629 से लेकर 645, हर्षवर्धन इसिंग 672 से लेकर के 693 94। ठीक है, मोहम्मद गजनवी, उसका मार्को पोलो 1288 से 1293, पांड्य राजा मारवर्मन कुलशेखर के समय में आया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मैगस्थनीज। ठीक है, उसके बाद देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस के पद चिन्हों पर चलते हुए पुरातात्विक खोजबीन की? तो वैनसॉन्ग। ठीक है, वैनसॉन्ग यहाँ पे लिखा वैनसॉन्ग के द्वारा। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस के पद चिन्हों पर चलते हुए पुरातात्विक खोजबीन की? तो उसका आंसर हो जाएगा वैनसॉन्ग। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया है? तो देखिए सबसे पहले देखिए महावंश और दीपवंश बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध पुस्तक है। महावंश और दीपवंश बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, मिलिंद पन्नो हम लोगों ने आपको बताया था कि मिलिंद पन्नो में वार्तालाप है। ठीक है, मिलिंद पन्नो क्या है? तो वार्तालाप की पुस्तक है। मिनांडर और नागसेन का वार्तालाप की पुस्तक है ये। ठीक है, उसके बाद आता है दिव्यावदान। ठीक है, दिव्यावदान जो है ये बौद्ध ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है। बाकी जितने भी पुस्तक है वो लगभग प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, पाली भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, लेकिन दिव्यावदान एक ऐसी पुस्तक है कि जो संस्कृत में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसमें जो है बौद्ध के जीवन से जुड़ी कथाओं का वर्णन है और मौर्य सम्राट अशोक के भी जीवन से जुड़ी कथाओं का वर्णन दिव्यावदान में किया गया है। ठीक है, ठीक है, और देखिए मौर्य काल के बाद के जितने भी शासक होते हैं जैसे पुष्यमित्र शुंग यानी मौर्य परवर्ती मौर्य शासकों का वर्णन भी इसमें दिया गया है। परवर्ती मौर्य शासकों का वर्णन यानी पुष्यमित्र शुंग का भी वर्णन इस दिव्यावदान में दिया गया है। तो दिव्यावदान हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने प्रमुख 4 वर्णों के स्तर व्यवसायी दायित्व, कर्तव्य एवं विशेषाधिकारों का स्पष्ट रूप से भेद मिलता है? तो वह है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में जो है व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य, विशेषाधिकारों का वर्णन या स्पष्ट रूप से भेद किया गया है। ठीक है, तो किस ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा धर्मसूत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ के अंतर्गत सम्मिलित है। तो सम्मिलित है क्या क्या? तो धर्म ग्रंथ में आ जाएगा आपका सबसे पहले धर्मसूत्र आ जाएगा, स्मृतियां आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद स्मृतियों पर टीकाएं आ जाएंगी, उसके बाद निबंध आ जाएगा। तो चारों सही हो जाएगा, धर्मसूत्र, स्मृतियों पर टीका लिखा गया, उसके बाद निबंध। तो ए बी सी डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी डी। ठीक है, और धर्म ग्रंथों को जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद देखिए धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? देखिए धर्मशास्त्र में क्या है कि इनमें 4 वर्ण और सामाजिक जीवन के मानदंडों का संदर्भ है
बिल्कुल सही है। इनमें विभिन्न जातियों का जो जातियों का संदर्भ नहीं है, गलत है। ठीक है, इनमें विभिन्न जातियों का वर्णन मिलता है। उसमें उसके बाद है कि इसमें देश धर्म कुल धर्म का संदर्भ है, बिल्कुल सही है। इसमें जोर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे, बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर गलत है। इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है, इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा होगा। उसके बाद देखिए, देवी चंद्रगुप्तम, पहले ये बताइए, मैंने अभी आपको बताया देवी चंद्रगुप्तम किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा किसकी पुस्तक है, विशाख दत्त की पुस्तक है। देवी चंद्रगुप्त विशाख दत्त की 2 पुस्तक हमेशा याद रखिए, एक है आपका मुद्रा राक्षस, दूसरा देवकी चंद्रगुप्तम, यानी कि गुप्त शासक रामगुप्त का वर्णन है। ठीक है, देवकी चंद्रगुप्तम नाटक नामक नाटक का लेख किसे माना जाता है, तो किसे माना जाएगा, ऑप्शन सी विशाख दत्त। ठीक है, अब देखिए स्रोत सूत्र का संबंध है, स्रोत सूत्र का संबंध यज्ञ से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए कल्प सूत्र में मुख्यतः 3 प्रकार है। पहला है हमारा स्रोत सूत्र, उसके बाद है हमारा गृह सूत्र, उसके बाद है हमारा धर्म सूत्र। ठीक है, तो तो इसमें एक है हमारा स्रोत सूत्र जिसमें यज्ञ संबंधी प्रावधान दिए गए हैं या उसके में उसका वर्णन किया गया है, तो हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यज्ञ संबंधी। तो स्रोत सूत्र का संबंध यज्ञ से है, तो यज्ञ हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है गोडवाहो, गोडवाहो के रचनाकार कौन है, तो गोडवाहो की रचना किसने की है, तो गोडवाहो की रचना वाकपति राज ने की है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। कलहन के बारे में आप जानते ही हैं, कलहन ने राज तरंगिणी का वान भट्ट, उसका कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। ठीक है, तो वाकपति राज। ठीक है, गोडवाहो की रचना वाकपति राज, जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन की इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। ठीक है, इसमें उसी का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए इतिहास शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, तो याद रखिएगा कि इतिहास ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, तो अथर्ववेद हमारा दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा, अथर्ववेद। तो देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, अथर्ववेद जिसमें भारतीय इतिहास का वर्णन मिलता है, इतिहास शब्द का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा, महाभारत महाकाव्य है महर्षि वेद व्यास, और महाभारत में 18 पर्व है। 18 पर्व में जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, उसी का एक भाग है श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर 2 अर्थशास्त्र में इतिहास शब्द का सबसे पहले वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। ठीक है, अब हम लोग फिर से मिलेंगे, जो हमारा पेज नंबर 21 से लेकर के जो 25 तक होगा। ठीक है, हम अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बर्डन आपके ऊपर ना पड़े, आप चीजों को अच्छे ढंग से पढ़ते जाइए। ये स्रोत के टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा कम पढ़ा रहा हूं, क्योंकि स्रोत को समझना जो है काफी कठिन है, इसलिए अच्छे से समझना होगा। क्योंकि स्रोत किसे कहते हैं, देखिए स्रोत है क्या, पूरे प्राचीन भारत में जो हम लोग पढ़ेंगे उसी में से जो छटा हुआ भाग है
कुछ टुकड़े में विभाजित किए जाते हैं, यानी कि उसी का पूरा प्राचीन भारत में ही जो कुछ कुछ पॉइंट है जिसको निकाल कर अलग कर दिया जाता है, जिसको हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि पूरे प्राचीन भारत का ही एक अंश है। जब पूरे प्राचीन भारत को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो ये स्रोत अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।